लास्ट क्लास में हमने अपना आखिरी टॉपिक स्टार्ट करा था, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अब बेटा इंटरनेशनल ट्रेड में मैंने लास्ट क्लास में आपको जो बातें बताई थी वो मैं जल्दी से एक बार रिकॉल करवा रहा हूं, तो ध्यान से बेटा सुन लीजिएगा। और आज की क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और अपने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा चैप्टर था इंटरनेशनल ट्रेड में। जो पहला चैप्टर चला था वो था थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको बेसिक्स बताया कि भाई पहली बात इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। बेटा इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब था जब आप दो कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज करते हो तीन चीजों का। आई रिपीट, जब आप दो कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज करते हो तीन चीजों का, गुड्स, सर्विसेज एंड रिसोर्सेज। तो इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस एंड रिसोर्स बिटवीन कंट्रीज। अब इंटरनेशनल ट्रेड में तीन चीजें होंगी। पहला, इसमें डिफरेंट कंट्रीज के रेजिडेंट इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा, इसमें मल्टीपल करेंसीज होती है इन्वॉल्व। और तीसरा, क्योंकि इसमें मल्टीपल कंट्रीज और मल्टीपल रेसिडेंट और मल्टीपल करेंसीज इन्वॉल्व होती है, तो ड्यू टू हेट्रोजीनियस नेचर, इंटरनेशनल ट्रेड हमेशा हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। बेटा वन पेपर में आपके स्कैनर में क्वेश्चन दिया है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज होमोजीनियस इन नेचर, तो याद रखना बेटा इंटरनेशनल ट्रेड नेचर में हेट्रोजीनियस होता है, बिकॉज इसमें मल्टीपल रेसिडेंट, मल्टीपल कंट्रीज एंड मल्टीपल करेंसीज इन्वॉल्व होती है। फिर मैंने आपको डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या डिफरेंस है ये बताया। तो मैंने बताया यहाँ पे आप गुड्स, सर्विस, रिसोर्स का एक्सचेंज करते हो बिटवीन कंट्रीज। यहाँ पे आप एक्सचेंज करते हो क्या, गुड्स, सर्विस, रिसोर्स का एक ही डोमेस्टिक टेरिटरी में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड में मल्टीपल रेजिडेंट होते हैं, यहाँ पे सेम रेजिडेंट होते हैं। यहाँ पे बेटा मल्टीपल लीगल सिस्टम, मल्टीपल रेगुलेशन, मल्टीपल ट्रेड बैरियर्स लगेंगे क्योंकि कंट्री मल्टीपल है। और यहाँ पे एक ही कंट्री के लॉज एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पे बेटा टैरिफ जो है वो कस्टम टैरिफ लगते हैं, यहाँ पे डोमेस्टिक टैरिफ लगते हैं। और यहाँ पे करेंसी मल्टीपल करेंसी इन्वॉल्व होती है, डोमेस्टिक ट्रेड में सिंगल करेंसी इन्वॉल्व होती है। देन मैंने आपको इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए। तो मैंने बताया भाई एडवांटेजेस क्या है, एफिशिएंसी आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज होगा, आप जो है डोमेस्टिक मोनोपोलीज रिड्यूस हो सकती है क्योंकि इससे फॉरेन कंपटीशन बढ़ता है, आपको नए नए मार्केट और मटेरियल्स का एक्सेस मिलेगा, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये सब चीजें होंगी। डीमेरिट क्या है बेटा, सबको इक्वली बेनिफिट नहीं मिल सकता, कुछ अंडर प्रिविलेज कंट्री जो है उनको आप ग्लोबल जो पावर्स है वो दबा के रख सकती है, एनवायरमेंटल डैमेज होगा, रैपिड रिसोर्स डिप्लेशन होगा, और क्राइसिस वगैरह ट्रेड साइकिल जब आएंगे तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो फैलेंगे। तो मैंने मेरिट डीमेरिट बता दी थे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिससे गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ, मतलब 8 नंबर का अगर चैप्टर है, 8 में से आप 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ थ्योरीज पे लेके चलो बेटा, सिर्फ थ्योरीज पे, थ्योरीज पे क्वेश्चन गारंटेड आएगा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। ठीक है, तो 3 एवरेज लेके चलो, 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। अब टोटल मैंने आपको बताई थी थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आपके सिलेबस में 5 है। आपके सिलेबस में 5 थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की, जिसमें से क्वेश्चन जो बनेगा वो या तो सेकंड में बनेगा या फिर आज जो थर्ड कराऊंगा उसमें बनेगा। बाकी की जो है उस पर भी बन सकता है, लेकिन वो बहुत ही ईजी है, उनमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले मैंने इंटरनेशनल थ्योरी करवाई थी इंटरनेशनल ट्रेड की, उसे बोलते हैं मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे मर्केंटलिस्ट थ्योरी भी बोलते हैं। अब मर्केंटलिस्ट जो है बेटा वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी थी यूरोप में 16 टू 18 सेंचुरी। और इस पॉलिसी का बस इतना सा मानना है, कह रहा भैया इंटरनेशनल ट्रेड तभी सक्सेसफुल है जब जो कंट्री है वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है और इंपोर्ट्स कम, मतलब उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है, मतलब उसके पास फॉरेन करेंसी का इनफ्लो ज्यादा है फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो से। ये था मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये इसका मानना था। फिर सेकंड आई थी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब ये थ्योरी हमारे एडम स्मिथ ने दी थी, जो है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इन्होंने एब्सोल्यूट एडवांटेज बताई थी क्या होती है। ठीक है, अब मैं ध्यान से समझना, पहले इस थ्योरी को बताने से पहले मैंने असम्पशन दी थी। इस थ्योरी की असम्पशन थी कि भैया दो कंट्री सिर्फ और सिर्फ दो कंट्री होगी, और वो जो कमोडिटी सप्लाई करेगी वो भी दो होगी, तो दो कंट्री दो कमोडिटी, एंड जो इनपुट है वो सिर्फ लेबर होगा, सिर्फ और सिर्फ लेबर। तो दो कंट्री, दो कमोडिटी, और लेबर जो है वो सिर्फ एक इनपुट होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, इसने बोला था एक असम्पशन और, कि इंटरनेशनल ट्रेड तभी हो सकता है जब किसी कंट्री के पास किसी कमोडिटी की एब्सोल्यूट एडवांटेज है। सर मतलब अगर किसी कंट्री के पास किसी प्रोडक्शन करने के लिए कोई एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड कर ही नहीं सकती, मतलब दूसरी कंट्री उसके साथ इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करेगी। सर ऐसा कैसे हो सकता है, सर ऐसा कैसे हो सकता है। बेटा कोई बच्चा ग्रुप में लिंक मांग रहा है, अरे यार वो लिंक मांगते हैं इस टाइम पे, बताओ ना।
इतना सर्कुलेट हो रखा है। सर लिंक पिन है ग्रुप में। लिंक है यार ग्रुप पे, वही ना। नहीं सर, पिन कर रखा है जिससे कि मिल जाए। वही पता नहीं क्यों बस नहीं आ रहा। पिन पे चलो क्लिक कोई नहीं, करना मैंने है। भेज दिया। हाँ। अब एडम स्मिथ ने क्या assumption लिया था? दो कंट्री होगी, दो कमोडिटी होगी, लेबर एक इनपुट होगा अकेला। और चौथी बात, इंटरनेशनल ट्रेड तभी पॉसिबल है जब किसी कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज होगी। अब सर एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होती है? तो बेटा एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर कमोडिटी को कम टाइम में ज्यादा बना सकते हो ओवर दी अदर कंट्री। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने ली दो कंट्री ए और बी, जैसा एडम स्मिथ ने बोला था। दो कमोडिटी राइस एंड क्लोथ, जैसा एडम स्मिथ ने बोला था। अब कंट्री ए जो है वो राइस बनाती है 10 kg पर लेबर आवर, मतलब 1 घंटा लेबर लगा के 10 किलो बनाती है। कंट्री बी 7 kg पर लेबर आवर। कंट्री ए क्लोथ भी बनाती है 50 मीटर पर लेबर आवर, और कंट्री बी भी बनाती है 70 मीटर पर लेबर आवर। तो यहाँ क्या बोला? अरे भैया, कंट्री ए का एब्सोल्यूट एडवांटेज है किसमें? राइस में। आप राइस बेहतर बना सकते हो एज कम्पेयर टू बी। आप 10 किलो बना रहे हो ना, वो 7 किलो, तो 3 किलो एक्स्ट्रा बन रहा है पर आवर। और कंट्री बी का एब्सोल्यूट एडवांटेज है क्लोथ बनाने में। सर क्लोथ बनाने में कैसे? अरे बेटा 70 मीटर बना रहा है ना, 20 मीटर एक्स्ट्रा बना रहा है। तो ये एडम स्मिथ ने बोला, भैया सुनो, कंट्री ए, आप अपने सारे लेबर को राइस की प्रोडक्शन में लगा दो, राइस राइस राइस, क्लोथ मत बनाना। और आप अपने कंट्री भी, आप अपने सारे लेबर को क्लोथ की प्रोडक्शन में लगा दो, क्लोथ क्लोथ क्लोथ, राइस मत बनाना। क्योंकि आप दोनों का इन दोनों कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो कंट्री ए, क्योंकि एब्सोल्यूट एडवांटेज राइस में लगता है, तो ही विल ओनली प्रोड्यूस राइस। कंट्री बी, क्योंकि एब्सोल्यूट एडवांटेज क्लोथ में लगता है, ही विल प्रोड्यूस ओनली क्लोथ। और बेटा लास्ट में जब आपकी प्रोडक्शन हो जाए, तो भैया कंट्री ए आप बेच देना राइस बी को, और बी आप दे देना क्लोथ ए को। तो ऐसे आपका ट्रेड हो जाएगा। तो बेटा ये हमारा एडम स्मिथ भैया ने कॉन्सेप्ट दिया था। पहले ही मैंने बता दिया कि भैया क्या बोला था, कैसे बोला था, सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो हमारी दो थ्योरीज बेटा कंप्लीट हो गई, मर्केंटलिस्ट वाली और थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब नंबर थ्री, थ्योरी नंबर थ्री, अगेन बहुत ही प्यारी थ्योरी है बेटा। आप हेडिंग डालेंगे थ्योरी नंबर थ्री, मेरे साथ साथ प्लीज ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है, बहुत ईजी है। और मैं बेटा पहले ही मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, बेटा ये जो थ्योरीज है, समझना बात को, ये जो थ्योरीज है बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ये जो थ्योरी है ना, ये बस अलग अलग इकोनॉमिस्ट का व्यू है। मतलब सर ऐसा क्यों सर, बेटा प्रैक्टिकल में एप्लीकेबिलिटी ने क्यों पढ़ा रहे? बेटा मुझे नहीं पता, बस ये था बेटा बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, और भैया इन्होंने थ्योरी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी में इसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रेड ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में देर इज नो टू कंट्रीज, देर इज नो टू कमोडिटीज। प्रैक्टिकली बहुत सारी कंट्री है, बहुत सारी कमोडिटी है, बस ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट का व्यू है, बस जो आपको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है एनालिसिस के लिए। तो अब बेटा हमारा थर्ड आपकी थ्योरी आ रही है इंटरनेशनल ट्रेड की, और आप मेरे साथ सारे बच्चे अच्छे से एकदम हेडिंग डालेंगे पॉइंट नंबर थ्री। और पॉइंट नंबर थ्री है बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। ओहो हो, एडम स्मिथ भैया ने दिया था बेटा, सबके नाम याद रखना। एडम स्मिथ भैया ने दिया था एब्सोल्यूट एडवांटेज, जिसमें उन्होंने बोला था कि भैया दो कंट्री दो कमोडिटी, इनपुट लेबर होगा, और आप ट्रेड तभी कर सकते हो जब आपके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। जिस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में आपके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, आप उसको बना के बेचो, और जिसमें नहीं है उसको इंपोर्ट करो, बस खत्म। जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज है उसे एक्सपोर्ट करो, जिसमें नहीं है उसे इंपोर्ट करो। बेटा ये थ्योरी पहले तो मैं वेरी इंपॉर्टेंट कर लू, और मैं पहले ही बता रहा हूं, कंपेरेटिव एडवांटेज की जो थ्योरी है, पहले यहां साइड में लिख लो, ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली थ्योरी को, पहले तो ये समझ लो। कंपेरेटिव एडवांटेज वाली जो थ्योरी है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो एब्सोल्यूट एडवांटेज को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। ये थ्योरी एब्सोल्यूट एडवांटेज को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्राडिक्ट करती है? बेटा प्लीज ध्यान से समझना, एब्सोल्यूट एडवांटेज में आपको याद है एडम स्मिथ ने क्या बोला था? यहां पे लास्ट लाइन, अ नेशन हैज नो एब्सोल्यूट एडवांटेज इन एनी प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नो ट्रेड विल अकर विद अदर नेशन। अगर किसी कंट्री का किसी कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, तो वो किसी अदर नेशन से ट्रेड नहीं करेगी, या सिंपल सी बात, कोई और उससे ट्रेड नहीं करेगा। लेकिन कंपेरेटिव एडवांटेज बिल्कुल अलग बात कहती है। सुनो, पहली बात, आपको पेपर में दे देगा एब्सोल्यूट एडवांटेज का कॉन्ट्राडिक्ट थ्योरी कौन सा है, तो वो कंपेरेटिव है। कंपेरेटिव का कॉन्ट्राडिक्ट कौन सा है? एब्सोल्यूट है।
बेटा ये ना, ये दिया था डेविड रिकार्डो ने। अभी मैं लिखवाऊंगा आराम से। एक पर्सन थे जिनका नाम था डेविड रिकार्डो, 1 मार्क के लिए आता है। वो दी थी एडम स्मिथ ने, एब्सोल्यूट वाली। कंपैरेटिव दी थी बेटा डेविड रिकार्डो ने। सर इन्होंने क्या बोला था, सुनना ध्यान से। भैया डेविड रिकार्डो का मानना था कि भैया ऐसा देखो नहीं होता, जैसा एब्सोल्यूट एडवांटेज बोल रहा है ना, ऐसा बेटा नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? मतलब इनने बोला कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड पॉसिबल है, इवन इवन अगर किसी कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है। सर मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ बेटा इनकी थ्योरी क्या बोलती है। देखो बेटा ये है हमारी कंट्री ए, ठीक है, आप आराम से समझोगे बहुत प्यारे तरीके से, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। बेटा ये है हमारी कंट्री ए, ठीक है। एब्सोल्यूट एडवांटेज मैं अज्यूम करा आपने समझ लिया अच्छे से, जो लास्ट क्लास पढ़ाई थी। अब मैं कंपैरेटिव एडवांटेज करवा रहा हूं जो इसका उल्टी बात बोलती है। अब डेविड रिकार्डो ने क्या बोला, देखो डेविड रिकार्डो ने बोला मान लो दो कंट्री, कंट्री ए कंट्री बी, अगेन दो कंट्री और दो कमोडिटी लेते हैं, एक है राइस और एक है क्या, एक है क्लोथ, जो एडम स्मिथ ने दिया था एग्जांपल। अब इसने कहा मैं मान के चल रहा हूं कि आप ना, जो कंट्री ए है वो बेटा 10 केजी राइस बनाती है पर लेबर आवर, और ये बनाती है 7 केजी ऑफ राइस पर लेबर आवर। ओके सर, तो बेटा कोई मुझे बच्चा बताएगा राइस में एब्सोल्यूट एडवांटेज किसका है? राइस की प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज किसका है? कोई बच्चा मुझे चैट में बताएगा जल्दी से, प्लीज बेटा जल्दी से। कंट्री ए का सर है। कंट्री ए का सर, वेरी गुड। सर कंट्री ए जो है, कंट्री ए हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग राइस, एब्सोल्युटली बेटा। अच्छा, क्लोथ के केस में बेटा ये 70 मीटर बनाता है पर लेबर आवर, और ये 50 मीटर बनाता है पर लेबर आवर। ओहो, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि क्लोथ के केस में विच कंट्री हैज द एब्सोल्यूट एडवांटेज? क्लोथ के केस में विच कंट्री हैज द एब्सोल्यूट एडवांटेज? सर कंट्री ए, अगेन कंट्री ए। ओके सर, मतलब आप ये कह रहे हो कि इस एग्जांपल में कंट्री बी के पास देयर इज नो एब्सोल्यूट एडवांटेज। बेटा लास्ट क्लास में जब मैंने एब्सोल्यूट एडवांटेज का एग्जांपल दिया था तो हमने क्या बोला था, हमने देखो यहां वाले में क्या दिया था, यहां पे मैंने राइस में एडवांटेज दिया था ए को और क्लोथ में एडवांटेज दिया था बी को, है ना, ये करा था। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ने बोला बड़ा सही है भाई, जिसका जिसमें एडवांटेज है वो बनाओ और एक्सचेंज कर लो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लो। अब प्रॉब्लम ये है कि एक एग्जांपल डेविड रिकार्डो ने क्या बोला, डेविड रिकार्डो ने बोला देखो भाई मैं तो ऐसे लेके चल रहा हूं कि यहाँ पे ना इनके पास कोई भी एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, इनके पास कोई एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है। लेकिन एडम स्मिथ ने क्या बोला था, एडम स्मिथ ने बोला था कि अगर ऐसा है तो इनके बीच में ट्रेड हो ही नहीं सकता। एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट थ्योरी में बोला था अगर ऐसा है कि किसी कंट्री के पास कोई एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है तो अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कंट्री बी जो है वो ट्रेड नहीं कर सकती। लेकिन डेविड रिकार्डो ने बोला नहीं, अभी भी ये ट्रेड कर सकते हैं, अभी भी ये ट्रेड कर सकते हैं। हमने कहा सर कैसे? सर इन्होंने बोला देखो आपने एक बात बताओ, कंट्री ए से पूछा, ध्यान से सुनना बेटा, कंट्री ए से आप एक बात बताओ, कंट्री ए माना कि आप कंट्री बी से दोनों केसेस में एब्सोल्यूट एडवांटेज रखते हो, एब्सोल्युटली करेक्ट माना। लेकिन बेटा ध्यान से सोच के बताना, ध्यान से, आप अगर इंटरनली कंपेयर करो, इंटरनली कंट्री ए और बी में कंपेयर नहीं करने बोल रहा मैं, कंट्री ए और बी में कंपेयर करोगे तब तो रिजल्ट बड़े सिंपल है बेटा। कंट्री ए और बी में तो कंट्री ए के पास दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, मैं बात कर रहा हूं कंपेरेटिव एडवांटेज होता है कंट्री के अंदर। आप एक बार कंट्री ए के अंदर ये कैलकुलेट करके दिखाओ कि वो राइस या क्लोथ दोनों में से बेहतर कौन बनाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं ए और बी का कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं कंट्री ए को कंपेयर कर रहा हूं कि वो राइस में या क्लोथ में दोनों में से क्या बनाने में बेहतर है। सर ये कंपैरिजन कैसे होगा? बेटा देखो वैसे तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो। देखो एक लेबर में 1 घंटे लेबर काम करने से आप राइस बना लो 10 यूनिट्स, इसे ना यूनिट्स में मेजर करते हैं। एक लेबर आवर में आप राइस बना लो 10 यूनिट्स, और वही एक लेबर आवर जब आप क्लोथ में दे रहे हो तो आप बना लो 70 मीटर्स। तो आप बताओगे किसको बनाने में आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है? अगर आप कंट्री ए के अंदर राइस और क्लोथ देखो, 1 घंटे में आप 10 यूनिट राइस बनाते हो और 1 घंटा वही आप क्लोथ में देते हो तो 70 यूनिट बनता है। तो कंट्री ए का इन दोनों में से कंपेरेटिव एडवांटेज किस में है? कोई बताएगा मुझे, राइस में या क्लोथ में? एनीवन बेटा चैट में? सर मॉनेटरी टर्म में मेजरमेंट करेंगे ना।
हाँ बिल्कुल मॉनेटरी टर्म में मेजर करेंगे। चल मॉनेटरी टर्म में कर देते हैं। इसने बोला सर मॉनेटरी टर्म में। आई होप, मुझे लग रहा है शायद थोड़ा बच्चे कंफ्यूज है। क्लोथ में, हाँ क्लोथ में मैंने ना इन्हें यूनिट में कर दिया। बच्चे कहेंगे सर वो केजी में, वो मीटर में। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इसने मतलब मॉनेटरी टर्म में, एक देखो, चलो मान लेते हैं बेटा, एक लेबर जो है ना, एक लेबर, उसकी जो वेजेस है, एक लेबर की वेजेस है ₹100 पर आवर। मतलब 1 घंटा लेबर काम करता है, चाहे वो उससे कुछ भी करवाओ, कुछ भी, 1 घंटे लेबर काम करने के ₹100 लेता है। तो बेटा ध्यान से समझना, इसका मतलब राइस को बनाने में 1 घंटा लगता है, और 1 घंटे में 10 किलो राइस बनता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ राइस की जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ राइस है, वो कितनी होगी? सर बड़ा सिंपल है। सर आप एक बात बताओ ना, 100 रुपए लग रहे हैं, 100 रुपए लग रहे हैं 10 kg बनाने के लिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ राइस को बनाने के लिए आपको 10 रुपीज लग रहे हैं पर केजी? भाई हर एक किलो बनाने में 10 रुपए लग रहे हैं। इसमें भी हम सेम एब्सोल्यूट एडवांटेज वाला अजम्पशन है। हाँ जी मैम, हाँ जी, अजम्पशन बिल्कुल सेम है। दो कंट्री, दो कमोडिटी, लेबर ही इनपुट होगा हर जगह पे, लेबर। बस एक अजम्पशन चेंज है। उन्होंने बोला था कि भैया जिसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है वो कर ही नहीं सकता। ये कहता है ऐसा नहीं होता। ये कहता है ट्रेड फिर भी पॉसिबल हो सकता है। अब वो बता रहे कैसे, देखो मैंने बताया बेटा, एक लेबर आर 100 रुपए का है। अब राइस को देखते हैं। राइस 1 घंटे में 10 किलो बनता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ राइस जो है वो 10 रुपए पर केजी है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर आप यहाँ पे थोड़ा और कैलकुलेशन करो, तो बेटा अब मैं अगर क्लोथ की बात करूं, तो ध्यान से समझना, बेसिक मैथ है बिल्कुल। क्लोथ क्या है बेटा? क्लोथ जो है वो 1 घंटे में 70 मीटर बनता है कंट्री ए में, यानी कि 1 घंटे में 70 मीटर। यानी कि जो कॉस्ट ऑफ क्लोथ है बेटा, कॉस्ट ऑफ क्लोथ जो होगी वो होगी 100 रुपए लग रहे हैं 70 मीटर बनाने में। तो बेटा क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये आएगा कितना? दिस इज अराउंड, एक बार कैलकुलेट करना, शायद 1.5 या 1.4 आएगा। 1.4 रुपीज पर मीटर। ठीक है, तो मैंने मॉनेटरी टर्म में सर कैलकुलेट कर दिया। 1.4। हाँ, जितना भी आया 1.456 जो भी आया इतना आना है। अब बेटा ध्यान से देखो ना, दोनों में से किसकी कॉस्ट कम है पर यूनिट? बेटा दोनों में से किसकी कॉस्ट कम है पर यूनिट? क्लोथ की। क्लोथ की। तो यानी कि कंट्री ए के पास क्लोथ बनाने में कंपेरेटिव एडवांटेज है। कंट्री बी से तो एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों में, लेकिन अगर कंट्री ए, आपको मैं बोलूं कि राइस और क्लोथ में से आपकी कंपेरेटिव एडवांटेज किस में है, मतलब कॉस्ट पर यूनिट कम किस में आ रहा है, तो कंट्री ए जो है ना, कंट्री ए, आप अगर बनाने बैठो तो आप बहुत बेहतर तरीके से क्लोथ बना सकते हो। तो जो ये डेविड रिकार्डो है, इन्होंने बोला भैया कंट्री ए अगर आपके पास क्लोथ बनाने में कंपेरेटिव एडवांटेज है, तो एक काम करिए, आप सिर्फ क्लोथ ही बनाइए और क्लोथ को एक्सपोर्ट करिए। और जो राइस का काम है, भले आप कंट्री बी से अच्छा बना सकते हो, लेकिन क्यों बना रहे हो? जब आपके पास क्लोथ बनाने की एडवांटेज है अच्छी, तो आप सारा लेबर क्लोथ में लगाओ और क्लोथ को एक्सपोर्ट करो, बहुत बढ़िया रहेगा। और राइस आप बी से ले लो। ये था डेविड रिकार्डो का कंपैरेटिव एडवांटेज। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो यहाँ पे कंक्लूजन रिकार्डो ने क्या बोला? यहाँ पे बेटा रिकार्डो ने बोला कि कंट्री ए कंट्री ए प्रोड्यूस करेगी क्लोथ। कंट्री ए जो है वो प्रोड्यूस करेगी क्लोथ, और कंट्री बी जो है वो प्रोड्यूस करेगी राइस। ये प्रोड्यूस करेगी बेटा राइस। ये यहां से इसको दे देगा, क्लोथ को एक्सपोर्ट करेगी, और ये इससे क्या करेगी? राइस इंपोर्ट करेगी। क्या बेटा आपको कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी समझ आई? मैं फिर से बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिकली ऐसे नहीं चलता ट्रेड। नो, दो कंट्री दो कमोडिटी नहीं होती। बस ये डेविड रिकार्डो का पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले एडम स्मिथ ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था एब्सोल्यूट एडवांटेज में। इन्होंने बोला भैया देखो एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है ना ऐसा नहीं होता। कई बार कंट्रियां ट्रेड कर लेती है, इवन ए के पास दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, किसकी हेल्प से? वो आपस में कंपेरेटिव एडवांटेज निकालती है कि राइस और क्लोथ में से कौन बेटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप बेटा दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा, प्लीज प्लीज एक बार चैट पे बता दीजिए। बेटा क्लियर है? कोई भी बच्चे को कोई भी डाउट? करण, जगदीश, अभिषेक, चिराग, दीपक, अंजलि, अनुष्का, ध्रुवांश, गोपाल, नो हिमा, ज्योति, कार्तिक, निकिता, प्रसन्ना, प्रकाश, रिया, रिया, शुभम, यश। बेटा किसी बच्चे को कोई भी डाउट प्लीज चैट में एक बार बता दीजिए।
बेटा मेरे को सारे मैसेजेस चाहिए, जल्दी जल्दी सबके मैसेजेस चाहिए बेटा मेरे को जल्दी। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। क्लियर 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 ऑल क्लियर ऑल क्लियर। अबे तुम कॉन्सेप्ट क्लियर बोल रहे हो, दिमाग से सब क्लियर हो गया वो बोल रहे हो नालायक। चलो लिखते हैं भाई से। बहुत बढ़िया बेटा, प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत अच्छे से थ्योरी को समझ लिया। वेरी गुड गोपाल भाई। सर अगर सेम क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो दोनों यूनिट का तो ये थ्योरी फेल हो जाएगी। बेटा सेम क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो ऐसे, सेम क्वांटिटी मतलब आप कह रहे हो कि ये भी 10 केजी कर रहा है, ये भी 10 मीटर कर रहा है, बेटा एब्सोल्युटली। फिर आपकी किसी में कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, फिर इंडिफरेंस लेवल है, जो बनाना बना लो, फेल नहीं हो जाएगी, फिर आपका ये जो बनाना बना लो, दोनों में बढ़िया हो तो। चलो ठीक है, आपको पेपर में कैसे, आपको पेपर में टेबल दे देगा, कहेगा किस कंट्री का एब्सोल्यूट एडवांटेज है, कंट्री का कंपैरेटिव एडवांटेज किस में है, तो आपको बस ऐसे मेजर करके देखना पड़ेगा। ठीक है चलिए आराम से आते हैं और लिखना चालू करते हैं, लिखना चालू करते हैं। ठीक है आएंगे बेटा पॉइंट नंबर 1 पे। थर्ड थ्योरी चल रही है हमारी, बस 2 थ्योरी बची है बेटा, वो भी नकली नकली, कसम से बता रहा हूं एकदम नकली नकली थ्योरी है। मेन जो थ्योरी है वो 3 ही थी, हमने कर ली, मर्केंटलिस्ट वाली, एब्सोल्यूट और कंपेटिव वाली, उसमें से भी 2 लास्ट वाली 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे बेटा, डेविड रिकार्डो, जल्दी जल्दी लिखना हाँ प्लीज, इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। इन इकोनॉमिक्स, फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर 2, he argued the he argued that trade is determined by comparative cost of producing goods, कॉमा नॉट एब्सोल्यूट कॉस्ट। तो बेटा ऐसे ही यही वर्ड डाल दे देगा, कहेगा भैया बताइए किसने बोला था कि ट्रेड होता है कंपैरेटिव कॉस्ट से, नॉट बाय एब्सोल्यूट कॉस्ट। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट किसने बोला था, एडम स्मिथ ने। कंपैरेटिव कॉस्ट से होता है, ये किसने बोला था, डेविड रिकार्डो ने। पॉइंट नंबर 3, a country may be more productive, a country may be more productive in all goods, जैसा हमारे एग्जांपल में कंट्री है दोनों गुड्स में प्रोडक्टिव था, कॉमा बट इट स्टिल बेनिफिट्स from trade by focusing on its comparative advantage। बेटा ये ना बहुत सिंपल सी सरल सी बात आपको बताऊं, ये बहुत बहुत प्रैक्टिकली भी ये ना मेरे हिसाब से भी कंपैरेटिव वाली ज्यादा बेटर है। प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको वैसे। अब जैसे देखो पता है क्या होता है बेटा, मैं अपनी बात करता हूं, मैं ना एज अ फैकल्टी इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं और मैं एज अ फैकल्टी लॉ भी पढ़ाता हूं, लेकिन आप ये चीज समझना, हो सकता है मैं दोनों चीजें अच्छी पढ़ा रहा हूँ, इको भी सही पढ़ा रहा हूँ, लॉ भी सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे तुम बोल सकते हो सर आपको, मतलब जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो तो होगा ही, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ भाई, तो कोई ऐसे मत करना है सर ऐसे क्या अपनी तारीफ कर दो। हो सकता है मैं लॉ भी ठीक पढ़ाता हूँ, इको भी ठीक पढ़ाता हूँ, लेकिन बेटा अगर मैं दोनों सब्जेक्ट्स पे फोकस रहूंगा ना, तो मैं कभी एक 5-10 साल के बाद जो कमांड होती है ना सब्जेक्ट में, जो कमांड होती है वो दोनों में से ढंग से किसी में भी नहीं ले पाऊंगा। तो तभी मैंने जो कोर देखो पढ़ा, मैं दोनों सकता हूं, ऐसा नहीं मैं लॉ या ऐसा नहीं मैं इको नहीं पढ़ा सकता, मैं दोनों पढ़ा सकता हूं बिल्कुल सही तरीके से। बट द पॉइंट इज, अगर मैं 5 साल तक कंटिन्यूअसली इकोनॉमिक्स पर ही फोकस करूंगा, तो 5 साल के बाद मैं कुछ बड़ा क्रिएट करने के केपेबल होऊंगा, रादर देन अगर मैं 3-3 4-4 चीजों में फोकस कर।
और ये वर्क करता है एक्चुअली। तो इसका यही मानना था। देखो वो कह रहा है कि भाई माना आप कंट्री बी के कंपेरेटिवली कंट्री ए दोनों चीजों में प्रोडक्टिव है, लेकिन अगर आप कंपेरेटिव एडवांटेज से एक ही कमोडिटी को प्रोड्यूस करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलेंगे, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगे, कॉस्ट कम लग सकती है, आप बेहतर कर सकते हो उस चीज में। तो ये यहाँ पे फोकस था। ठीक है, लास्ट बेटा पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, दैट इज व्हाट, लास्ट लिख लीजिए, कंपेरेटिव एडवांटेज, कंपेरेटिव एडवांटेज entails exporting products where a country's absolute advantage, country's absolute advantage is greatest। ये क्या कह रहे हैं, कंपेरेटिव एडवांटेज प्रमोट करता है एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट को। ये कह रहा है कि आप उसका एक्सपोर्ट करो जिसमें आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज है और वो भी ग्रेटेस्ट। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कंट्री को राइस और क्लोथ दोनों की एब्सोल्यूट एडवांटेज है, लेकिन ग्रेटेस्ट किसकी है बेटा, ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट एडवांटेज क्लोथ की है। दोनों में से ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट एडवांटेज को एक्सपोर्ट करना है। कंट्रीज एब्सोल्यूट एडवांटेज ग्रेटेस्ट एंड इंपोर्ट प्रोडक्ट्स, और आप इंपोर्ट करो वो प्रोडक्ट्स की। है तो मैं चार्ज नहीं कर रहा। करण भाई आप कुछ बोल रहे हो क्या मीटिंग? हाँ बेटा बस ये लिखवा दूं, एंड इंपोर्ट करो प्रोडक्ट्स की वेयर इट्स एब्सोल्यूट एडवांटेज इज रिलेटिवली लेस। देखो बेटा कितनी अच्छी बात बोली है, कह रहा है भैया आप देखो, आप एक्सपोर्ट करिए, आप एक्सपोर्ट करिए उन प्रोडक्ट्स का जहां पे आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज है ज्यादा, और इंपोर्ट करिए उन प्रोडक्ट्स का जहां पे आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज है लेकिन पहले वाले से कम। बस दैट्स इट। आई होप बेटा यहां तक आपको क्लियर हो। आपकी थर्ड थ्योरी भी खत्म होती है डेविड रिकार्डो की। मर्केंटिलिस्ट हो गई, एब्सोल्यूट एडवांटेज बाय एडम स्मिथ हो गई, और डेविड रिकार्डो की हो गई। दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज कहता है कंट्री के बीच में ट्रेड तभी पॉसिबल है जब एक कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है किसी प्रोडक्ट की, लेकिन डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज कहती है कि भाई अगर आपके पास दोनों में से कहीं पे भी एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है फिर भी ट्रेड हो सकता है बाय यूजिंग कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है बेटा, 3 हो गई। अब दो नकली नकली थ्योरी और बची है, उनको करेंगे, क्लास खत्म करेंगे। जल्दी से आप मीटिंग को रिजॉइन करो, जल्दी से बेटा मीटिंग को रिजॉइन करिए, आज तक से भी तेज। भाई लोग नोट कर लिया ना सबने, बदमाश गैंग नोट कर लिया सबने? अबे भाई ऐसे यस सर। इग्नोर तो मत करो भाई, इतना गंदा तो उसने भी इग्नोर नहीं करा था भाई। हाँ या ना तो यस सर। लो। वेरी गुड गोपाल भाई, यस सर। ऐसे इग्नोर करते हो भाई, उसकी याद दिला देते हो तुम तो। आ जाओ, थ्योरी नंबर 4, थ्योरी नंबर 4, थ्योरी नंबर 4। ओ माय गॉड, यश भाई कह रहे यश भाई वो भी उसने, मैं भी उसे करता था, उसने बोला आई हेट मत बोलो अगर भाई मुझे गुस्सा आ जाता है। चलो थ्योरी नंबर 4 पे आओ। अब एक और जहरीले भैया, अगली थ्योरी बेटा, दी हेक्सर ओलिन थ्योरी। हेक्सर
ऑलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड। सर ये ना दो इकोनॉमिस्ट है, हेक्सर अलग है, ऑलिन अलग है। हेक्सर ऑलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड, क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं? बहुत मतलब बचपन की बात बोलते हैं, बचपन की बात। अरे क्या कोई बच्चा, कोई अच्छा बच्चा मुझे बताएगा? बेटा मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, सेंट्रल प्रॉब्लम 3 टाइप की होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अच्छा एक और होती है सेविंग वाली, याद है आपको? कोई बच्चा मुझे बताएगा हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कितने टाइप की थी? दो। हाँ दो तो, अबे जय दो, नाम तो बताओ। लेबर, लेबर कैपिटल, शुभम भाई ने बोला लेबर, लेबर कैपिटल। वेरी गुड। लेबर बेटा कैपिटल। एक होती थी लेबर इंटेंसिव, एक होती थी कैपिटल इंटेंसिव। अब हेक्सर ऑलिन थ्योरी ने यही बोला। हेक्सर ऑलिन क्या बोलता है, देखो हेक्सर ऑलिन क्या बोलता है। कह रहे देखो भाई समझो, कह रहे दो कंट्री है, एक होती है कंट्री ए, मान लो, ठीक है, एक है कंट्री ए और एक है कंट्री बी। अब इन्होंने कोई दो कंट्री की अजम्पशन नहीं ली है, मैं समझाने के लिए दो कंट्री ले रहा हूं, ठीक है? वैसे बहुत सारी कंट्री है, इन्होंने बोला बहुत सारी कंट्री है, मैं समझाने के लिए दो कंट्री। एक कंट्री कंट्री है, एक कंट्री कंट्री बी। बेटा कंट्री ए मान लो इंडिया है, और कंट्री बी मान लो जर्मनी है। जर्मनी, जर्मनी, हाँ वो वाली। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, जो कंट्री ए इंडिया है, इंडिया इज अ लेबर अबेंडेंट कंट्री और अ कैपिटल अबेंडेंट कंट्री। अबेंडेंट मतलब जिसमें ज्यादा होता है। इट इज अ लेबर अबेंडेंट और अ कैपिटल अबेंडेंट। इंडिया लेबर अबेंडेंट और कैपिटल सर अबेंडेंट। लेबर लेबर। सर एब्सोल्युटली लेबर अबेंडेंट। बेटा इंडिया कैसी अबेंडेंट है? सर लेबर अबेंडेंट कंट्री है, इसमें लेबर की मात्रा ज्यादा है। और जर्मनी के बारे में अगर आपको नहीं पता बेटा, जर्मनी जो है ना, जर्मनी इज अ हाईली कैपिटल अबेंडेंट कंट्री। हाईली कैपिटल अबेंडेंट कंट्री, आप गूगल में सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। यूएस, जर्मनी, दीज आर हाईली हाईली कैपिटल अबेंडेंट कंट्री। इनमें लेबर ज्यादा नहीं है, इनमें कैपिटल ज्यादा है। अब हेक्सर और ओलिन थ्योरी ने क्या बोला, सुनो। हेक्सर और ओलिन थ्योरी ने बोला कि भैया देखो, कंट्री ना दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है जहां पे लेबर ज्यादा है, विच इज लेबर अबेंडेंट। एक होती है जहां पे कैपिटल ज्यादा है, विच इज कैपिटल अबेंडेंट। तो इन्होंने बोला कि जो कंट्री लेबर अबेंडेंट है, वो उन गुड्स को प्रोड्यूस करे, वो उन गुड्स को प्रोड्यूस करे जो लेबर ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब ये वो गुड्स प्रोड्यूस करेगी, गुड्स प्रोड्यूस करेगी जो क्या है, गुड्स प्रोड्यूस बाय मोर लेबर। जो लेबर ज्यादा कर सकते हैं वो प्रोड्यूस करे। सर एग्जांपल दो ना बेटा, जैसे आपने आपने प्रैक्टिकली देखा होगा ये, इंडिया जो है ना, इंडिया 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 ज्यादातर ना, इंडिया ज्यादातर ना सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है। इंडिया क्या है, इंडिया सर्विस सेक्टर, या और एग्जांपल दे दूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। बेटा लेबर अबेंडेंट है ना, तो हेक्सर ऑलिन ने बोला कि जो कंट्री लेबर अबेंडेंट है, वो उन गुड को प्रोड्यूस करे जो लेबर से प्रोड्यूस होते हैं बेटा। और जर्मनी जैसी कंट्री जो कैपिटल अबेंडेंट है, बेटा ये ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करे, ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करे बेटा जिसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जिसमें मोर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। सर मोर कैपिटल की रिक्वायरमेंट बेटा किसमें होती है? बेटा ये होता है इंडस्ट्रियल यानी सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे आपको पता है जो जर्मनी है ना, वो कार्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। जैसे आपने सुना होगा टोयोटा, वोल्क्सवैगन, बेटा ये ब्रांड्स जर्मनी ब्रांड है, जर्मन ब्रांड है ये। और कार मैन्युफैक्चरिंग में इनका कोई भी तोड़ नहीं है, टोयोटा एंड वोल्क्सवैगन। मतलब आपको बस टोयोटा वोल्क्सवैगन कंपनी बताए, अगर आप इनकी चेन सर्च करोगे ना कि इनकी चेन कैसी है, तो आपको पता लगेगा आधे से ज्यादा कार इंडस्ट्री को ना जर्मनी की वोल्क्सवैगन ने ऑक्यूपाइड कर रखा है। जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स आप देखते हो ना, वो सारी वोल्क्सवैगन की है, मतलब उनकी सब ब्रांड्स है। तो वोल्क्सवैगन जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है। तो अब वापस आते हैं बैक टू द टॉपिक। हेक्सर और एलन ने क्या बोला, कंट्री दो टाइप की होगी, या तो लेबर अबेंडेंट जिसमें लेबर ज्यादा है लाइक इंडिया, और कैपिटल अबेंडेंट जिसमें जैसे जर्मनी जिसमें कैपिटल ज्यादा है। तो कह रहा है जो लेबर अबेंडेंट कंपनी है, वो गुड्स प्रोड्यूस करे जो लेबर से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर। और जो कैपिटल अबेंडेंट है वो उन गुड्स का प्रोडक्शन करे जो कैपिटल से बेहतर प्रोड्यूस करते हैं, लाइक इंडस्ट्री सेक्टर, कार मैन्युफैक्चरिंग। और जब ये हो जाए उसके बाद क्या करना, अरे उसके बाद नलायको, ये 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 वाले गुड्स को
जर्मनी क्या करेगा, कार्स को इनको दे देगा। जैसे मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लूंगा तो ये क्या करेंगे, इंडिया क्या करेगा, इंडिया इंपोर्ट्स ऑफ कार्स कर लेगा फ्रॉम जर्मनी। और क्योंकि इंडिया में लेबर अबेंडेंट है, तो जो लेबर अबेंडेंट वाली सेक्टर्स है लाइक सर्विस, तो आपको पता है इंडिया जो है ना वो सबसे ज्यादा आईटी सर्विसेज, सबसे ज्यादा बीपीओ सर्विसेज इंडिया देता है, वन ऑफ द लीडिंग मार्केट है इसका इंडिया का। तो ये क्या करेगा, इंडिया जो है वो लेबर अबेंडेंट वाले जो प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपोर्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, ये करेगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस सेक्टर या एग्रीकल्चर, जो भी आपको समझना है आप समझ सकते हो। बेटा आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। और ये था आपका हेक्सेर एंड ऑलिन थ्योरी, इसे बोलते हैं हेक्सेर एंड ऑलिन थ्योरी। क्या इतनी बात समझ आई, क्या इतनी बात समझ आई? आउटसोर्सिंग, हाँ बिल्कुल, आउटसोर्सिंग के लिए जो होता है बेच, जो कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं। हाँ बेटा क्या बताइए, इतनी बात समझ आई? हेक्सेर ऑलिन थ्योरी, देखो क्या कुछ कुछ बात है इसमें, नकली सी बात बोल रहा है, बिल्कुल नकली सी बात। जल्दी से बेटा चैट पे बताइए सारे बच्चे को हेक्सेर एंड ऑलिन की थ्योरी समझ आएगा। जो लेबर अबेंडेंट है वो लेबर वाले गुड्स को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करिए, जो कैपिटल अबेंडेंट है वो कैपिटल अबेंडेंट वाले गुड्स को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करिए और उन कंट्रीज को ट्रेड करिए, बस बात खत्म जी। सर इससे तो कंट्री में एडवर्स इफेक्ट करेगा ना, यस सर, यस सर, ग्रोथ और डेवलपमेंट में। मैम ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें ना, ऐसा ये देखो, हेक्सन ने कभी ये नहीं बोला कंट्री इंडिया के लिए कभी ये नहीं बोला कि आप ना गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करना ही मत, ऐसा नहीं बोला ना, तुम्हारी मर्जी है करना है कर लो भाई, आपकी मर्जी है, ये तो फेवरेबल रहेगा। अब जैसे क्या इंडिया कार मैन्युफैक्चर नहीं करता, टाटा महिंद्रा करते हैं भाई, बट आपके लिए फेवरेबल रहेगा कि आप सर्विसेज, तभी तो इंडिया का सर्विस सेक्टर मेजर है, क्यों, क्योंकि भैया लेबर अबेंडेंट कंट्री है ना, पूरे वर्ल्ड में हम लीड क्यों कर रहे हैं सर्विसेज में, क्योंकि लेबर अबेंडेंट है। अब बाकी आपको करना है प्रोड्यूस, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या पता है, होता क्या, और आगे बताता हूं, इन्होंने एक और बात बोली, इन्होंने बोला क्या कि भैया देखो जा, अब इंडिया क्या करेगा, सर इंडिया सर्विस मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा, आएगा बेटा बिल्कुल। तो मान लो इंडिया ने कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, अब मैं आगे की कहानी बताता हूं आपको। जैसे टाटा और महिंद्रा आ गए यहाँ पे, टाटा मोटर्स। अब इन्होंने ध्यान से समझना बेटा, लेकिन लेकिन इंडिया जो है वो तो लेबर अबेंडेंट है, मतलब हमारे पास कंपेरेटिवली इतने अच्छे कैपिटल रिसोर्सेज नहीं है, है ना, यही मैंने आपको बताया था। तो होगा क्या कि हम ना इंडिया की जो टाटा मोटर्स है वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, कंपटीशन फेस, हम जो है कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे फ्रॉम जर्मन कार। और होगा क्या बेटा, फ्यूचर में हमारी जो एफिशिएंसी है वो फॉल होगी, मतलब हम क्या होंगे, लेस एफिशिएंट होंगे उनके कंपेरेटिवली, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम बिजनेस को शट डाउन कर देंगे फ्यूचर में। और होगा क्या रिजल्ट में, शट डाउन करने से जो लेबर्स है, जो लेबर्स है वो पता है कहां जाएंगे, जो पहले गाड़ी बनाने में हेल्प करते थे, ना चाहते हुए भी उन लेबर्स को जाना पड़ेगा सर्विस और एग्रीकल्चर में। ऐसा होता है, ये हेक्सेल रोलिंग की पूरी थ्योरी है। इन्होंने बोला लेबर अबेंडेंट, लेबर वाले गुड्स बनाना उन्हें एक्सपोर्ट करना, कैपिटल अबेंडेंट, कैपिटल वाले गुड्स बनाना उन्हें एक्सपोर्ट करना। लेकिन अगर किसी लेबर अबेंडेंट ने कैपिटल अबेंडेंट बनाने की कोशिश करी कि भाई मैं तो लेबर अबेंडेंट हूं लेकिन मैं गाड़ी बनाऊंगा, तो होगा क्या कि जो कंट्री कैपिटल अबेंडेंट है उससे वो कंपटीशन फेस कर नहीं पाएंगे, लेस एफिशिएंसी की वजह से फ्यूचर में शट डाउन करेंगे। और जो लेबर अनएम्प्लॉयड होगा वो वापस से कहां जाएगा, वो जाएगा सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर में लग जाएगा। सर बट ऐसा थोड़ी होता, हमारे कंट्री में तो नहीं हो रहा बेटा, इसलिए वो कंट्री में ना इसलिए नहीं हो पा रहा, हमारी कंट्री में इसलिए नहीं हो रहा, टाटा महिंद्रा बंद नहीं हो रहे, क्योंकि हमारी कंट्री जर्मन कार से गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है। आपको पता है जो टोयोटा की गाड़ी है ना, फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर 50 लाख की जो लेजेंडर आती है उसमें 25 लाख रुपए टैक्स है सिर्फ, मतलब टोयोटा फॉर्च्यूनर की जो वैल्यू जो टोयोटा दे रही है वो 25 लाख में फॉर्च्यूनर आती है, 25 लाख में। बेटा अगर 25 लाख में फॉर्च्यूनर मिलने लग गई ना, तो ये जो टाटा हैरियर टाटा सफारी है, मतलब मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, बट भाई देखो जो चीज अच्छी है वो ऑब्वियसली अच्छी है। अगर 25 लाख में आपको फॉर्च्यूनर मिलने लग गई तो बेटा ये कोई टाटा सफारी या टाटा हैरियर जैसी गाड़ी कोई पूछेगा नहीं, जेन्युइनली बता रहा हूँ, महिंद्रा स्कॉर्पियो वगैरह पूछेगा नहीं कोई, क्योंकि नो डाउट स्कॉर्पियो इज वेरी गुड, बट फॉर्च्यूनर की कंपेटिटिव भाई 50 लाख में क्यों मिल रही है, क्योंकि 25% तो भैया जीएसटी लग रहा है, ओ 25 लाख तो जीएसटी लग रहा है, टैक्सेस लग रहे हैं, आरटीओ लग रहा है। तो क्या करें, गवर्नमेंट ऐसी चीजों के लिए तो प्रोटेक्ट कर रही है।
ताकि हमारे साथ ये ना हो जाए। क्या आपको हेक्सर ओलिन की पूरी थ्योरी समझ आई? मेन मैं बता रहा हूं, आपको पहले वाली बात याद रखनी है, सेकंड वाली बात अगर आपको समझ आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपकी बुक में फर्स्ट वाली थ्योरी लिखी है, आपकी नॉलेज के लिए बता दी। इंटर में ये वाला पार्ट भी था तो मैंने बता दिया बस। बेटा बताइए कोई दिक्कत किसी को जल्दी से। हेक्सर और ओलिन की थ्योरी में लेबर अबेंडेंट लेबर गुड्स बनाएंगी, कैपिटल अबेंडेंट कैपिटल गुड्स बनाएंगी और आपस में ट्रेड कर लेंगे, बात खत्म। बात खत्म, दैट्स इट। बात खत्म, दैट्स इट। जल्दी से बेटा सारे बच्चे चैट पे बताएंगे क्या कोई दिक्कत हेक्सर ओलिन में, फिर मैं लिखवाता हूं, खत्म करते हैं फटाफट जल्दी से। जगदीश, अभिषेक, अंजलि, ज्योति, हेमा, ध्रुवांश, प्रसन्ना, रिया, रिया, शुभम, यश, एवरीवन। बेटा क्लियर है सर, क्लियर है। तो आप ना बस इतना याद रखना, हेक्सर ओलिन का क्वेश्चन कैसा आता है। अभी तक आप देखना दोनों थ्योरीज में ना हमने सिर्फ एक इनपुट की बात करी थी, लेबर। तो वो बोलेगा ऐसी कौन सी थ्योरी है जो इनपुट में लेबर एज वेल एज कैपिटल दोनों को कंसिडर करती है। तो वो पहली और इकलौती थ्योरी है हेक्सर एंड ओलिन। बेटा हेक्सर एंड ओलिन पे टिक लगाना है, क्योंकि इसने पहली बार बताया कि भैया लेबर के साथ साथ कैपिटल भी हमारा एक इनपुट है। तो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। प्लीज बेटा इसे नोट कर लीजिए और इसके नीचे ही साइड में मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिखवाना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो आई होप आपने नोट कर लिया, अगर कर लिया वेरी गुड, नहीं करा तो फोटो ले लो बेटा, नहीं करा तो फोटो ले लो बेटा जल्दी से। और यहां पे आप चालू हो जाओ बेटा लिखना। पॉइंट नंबर 1 जल्दी से डालेंगे, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे बेटा, हेक्सर एंड ओलिन identified labor and capital termed factor endowment। बेटा इसको अंडरलाइन कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो। हेक्सर ओलिन की थ्योरी को पहली बात लेबर और कैपिटल आइडेंटिफाई करें, दो दो फैक्टर्स होंगे। और हेक्सर ओलिन थ्योरी को एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं फैक्टर एंडोनमेंट। बेटा ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा, शायद आप मॉड्यूल के पीछे देखोगे ना, मॉड्यूल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, स्कैनर में भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैया फैक्टर अबेंडेंट, फैक्टर एंडोनमेंट, सॉरी फैक्टर एंडोनमेंट क्या है। तो याद रखना हेक्सर ओलिन की थ्योरी को फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, कॉमा कॉमा as key determinants of trade advantage in the early 20th century। Point number 2, according to the Heckscher and Olin proposition, countries export goods that heavily use the factor of production countries export goods that heavily use the factor of production relatively abundant in their own country, in their own country। कह रहा भैया एक कंट्री वो गुड को एक्सपोर्ट करेगी जिसका फैक्टर उसकी कंट्री में ज्यादा है, अबेंडेंट मतलब मोर होता है, इन देयर कंट्री। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। फिर नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज फॉरेन कंपटीशन। अब ये बेसिक सारे पॉइंट आ रहे हैं, क्या क्या होगा। इंक्रीज फॉरेन कंपटीशन, आपको पता है भाई फॉरेन कंपटीशन बढ़ेगा। इंक्रीज फॉरेन कंपटीशन बूस्ट एफिशिएंसीज, कॉमा फेवरिंग मोर एफिशिएंट फर्म्स, फेवरिंग मोर एफिशिएंट फर्म। कह रहा है फॉरेन कंपटीशन आएगा, सबकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और सबसे ज्यादा फेवरेट कौन रहेगा, जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। जैसे जर्मनी कार में इनएफिशिएंट है तो उसको फेवर मिलेगा वहां पे।
इंडिया जो है एग्रीकल्चर में एफिशिएंट है तो उसे फेवर मिलेगा वहां पर। ठीक है, और क्या बोला, और बेसिक बातें सारी। ट्रेड इंट्रोड्यूसेस बेटर टेक्नोलॉजी। अब जैसे इंडिया में गाड़ियां बेटर आएगी क्योंकि बाहर से आ रही है, उनकी स्पेशलिटी है, और वहां पे सर्विसेज बेटर जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ से आ रही है, हमारी स्पेशलिटी है। तो कह रहा है ट्रेड इंट्रोड्यूसेस बेटर टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट वेराइटी। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, इट एनहांसेस एफिशिएंसी कॉमा प्रोवाइड्स क्वालिटी इनपुट्स एंड स्टिमुलेट्स इनोवेशन। बेटा किसी को कोई दिक्कत तो आप बता देना। दो बातें मैंने जो इंपॉर्टेंट थी, पूरी बातें तो आपको एग्जांपल से बता दी, दो बातें हेक्सर ने लेबर कैपिटल दो चीजें बताई थी, और इसको एक और नाम से जानते हैं विच इज फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत प्लीज बताएंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत बेटा प्लीज बताएंगे। सर वो लास्ट वाली लाइन दिखाना। लास्ट एक थ्योरी है, वो तो कुछ थ्योरी नहीं है उसमें, तो इतनी बेसिक बातें बोली, आप कहोगे क्या बोल रहे हो सर। लास्ट वो डिस्कस कर लेता हूँ, बस हार्डली 5 मिनट्स लूंगा आपको, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, लास्ट पॉइंट नंबर 5, थ्योरी नंबर 5। हमने मर्केंटलिस्ट कर लिया, एब्सोल्यूट एडवांटेज कर लिया एडम स्मिथ का, हमने डेविड रिकॉर्ड का वो कर लिया कंपैरेटिव एडवांटेज, फिर हमने हेक्सियर ऑलिन की थ्योरी कर ली। अब लास्ट आती है बेटा जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी बेटा, और करके इसका एक और नाम लिख लो जिसमें ये पेपर में आएगी जिस नाम से। ये तो पूरा नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। इसको बोलते हैं एनटीटी विच इज न्यू ट्रेड थ्योरी। इसका जो फेमस नाम है वो है न्यू ट्रेड थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में एनटीटी बोलेंगे हम, ठीक है सर, एनटीटी। अब इसने ना यार कुछ भी बात नहीं बोली, इसने बहुत बहुत बेसिक बातें बोली है। मैं पहले पूरा लिखवा देता हूँ फिर हाईलाइट करा दूंगा क्या क्या याद रखना है आपको, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बता दूंगा बाद में। पॉइंट नंबर 1 लिखना बेटा, पहले लिख लो, कोई ऐसी बात नहीं है जो समझाने वाली है, होती तो मैं पहले बता देता। लिखेंगे द एंटिटी, न्यू ट्रेड थ्योरी emerged in the 1980s, propounded by पॉल क्रुगमैन। नाम याद रखिएगा, 1980s में पॉल क्रुगमैन ने दी। बिल्ट अपॉन ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरी। बेटा कोई मुझे बताएगा सबसे ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरी कौन सी है? अरे भैया ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरी कौन सी है, जल्दी से चैट पे बताओ। सबसे पहले कौन सी थ्योरी बताई थी मैंने आपको, ट्रेडिशनल थ्योरी। बेटा बच्चे जल्दी से बताएंगे, ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरी कौन सी है, किसकी बात कर रहा है ये? सारे क्या मस्त चुप है बेटा, यहाँ लिख लेना बेटा मर्केंटलिस्ट। मर्केंटलिस्ट की बात कर रहा है, उस पर बिल्ट थी। हाँ जी, built upon traditional theory mercantilist and state that
इंटरनेशनल ट्रेड remains म्यूचुअली बेनिफिशियल। ठीक है, तो ये मर्केंटलिस्ट पे ही बेस्ड थी, उसी से बिल्ट हुई थी। पॉल क्रेगमैन ने दी थी एंटिटी 1980s में, और ये कहता था भैया इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना वो म्यूचुअली बेनिफिशियल देगा, मतलब बेसिक बात। पॉइंट नंबर 2, दिस न्यू थ्योरी, अब यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, दिस न्यू थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड concept like imperfect competition। आपको कहते हैं ना imperfect competition, तो इस थ्योरी ने पहली बार इंट्रोड्यूस करा था कि इंटरनेशनल ट्रेड में भी imperfect competition, मतलब ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ये सब बन सकता है। एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बेटा कोई बच्चे बताएगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता था? सर ये बात कर रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, ये बात कर रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। तो ये थ्योरी में याद रखना, इसने इंट्रोड्यूस करा था इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट। ये दो बातें अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा, स्पेशली इससे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से। ठीक है, कॉमा इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ना 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 बेटा, वो तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर था, वो शॉर्ट रन वाला था, यहाँ पे लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू लॉन्ग रन स्केल, क्वार्टर हाँ, एक्सपेक्टेशन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जहाँ पे एवरेज लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट फॉल करता है, जबकि ज्यादा बनाते हो तो कॉस्ट कम लगती है, ऐसा बताया था मैंने। ठीक है, कॉमा विच इकोनॉमीज ऑफ स्केल से क्या होगा, विच फर्दर एनहांस द गेन्स फ्रॉम ट्रेड, फर्दर एनहांस द गेन्स फ्रॉम ट्रेड, फुल स्टॉप। और लास्ट पॉइंट लिख लेना बेटा, अगेन जिसको स्टार बनाना, दिस थ्योरी contrasts with the idea of an international economy at a, एक वर्ड है पेरेटो ऑप्टिमम। सर ये क्या होता है अभी बताऊंगा, बस याद रखना, ये पेरेटो ऑप्टिमम के आइडिया को कंट्रास्ट करता है। ये थ्योरी पेरेटो ऑप्टिमम के आइडिया को कंट्रास्ट करती है। अब सर पेरेटो ऑप्टिमम क्या है बेटा? पेरेटो ऑप्टिमम ब्रैकेट में लिख लेना, मींस मैक्सिमाइज ओवरऑल वेलफेयर, मींस मैक्सिमाइज, इसका मतलब बता रहा हूं इस टर्म का मतलब, मींस मैक्सिमाइज ओवरऑल वेलफेयर विदाउट हार्मिंग एनी इंडिविजुअल्स वेलफेयर, विदाउट हार्मिंग एनी इंडिविजुअल्स वेलफेयर। सर क्या मतलब बेटा? बस ये लाइन याद रखना, पहले तो मैं समझा रहा हूं क्या होता है, देखो याद करो, जो ट्रेडिशनल वाली थ्योरी थी ना मर्केंटलिस्ट, वो ये बोलता था कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है। ये किसने बोला? ये ट्रेडिशनल थ्योरी ने बोला, और ये थ्योरी इसी पे बेस्ड थी, इसी पे बेस्ड थी, बस इसने एक छोटी सी चेंज कर दी। इसने बोला देखो भाई, एंटिटी ने क्या बोला, न्यू ट्रेड कह रहा भाई सुनो, कई बार जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना तो जरूरी नहीं है दोनों कंट्री का बेनिफिट ही हो सकता है एक कंट्री का नुकसान भी हो सकता है। अब देखो पेरेटो ऑप्टिमम का मतलब क्या है? पेरेटो ऑप्टिमम मतलब होता है जब दो कंट्री ट्रेड करती है तो दोनों का बेनिफिट होता है, किसी का हार्म नहीं होता, और ये इस कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्रास्ट कर देता है। मतलब एंटिटी कहता है कि जरूरी नहीं है दोनों का बेनिफिट हो, कई बार ट्रेड करते हुए एक पार्टी को हार्म और एक को बेनिफिट भी हो सकता है। तो पेरिटी ऑप्टिमम का मतलब क्या है कि भैया ओवरऑल वेलफेयर मैक्सिमाइज होगा और किसी को भी हार्म नहीं होगा इंडिविजुअल वेलफेयर को। लेकिन ध्यान से लाइन को पढ़ लेना, ये थ्योरी पेरिटो ऑप्टिमम को कॉन्ट्रास्ट करती है, कॉन्ट्रास्ट
मतलब ये बात उल्टी कर देती है, ये कहती है भाई सुन लो, जब भी ट्रेड होगा ना इंटरनेशनल लेवल पे, तो हो सकता है कि इंडिविजुअल पर्सन को हार्म भी पहुंच जाए, मतलब एक पार्टी बेनिफिट में हो और एक पार्टी हार्म में। बेटा क्या ये बात समझ आई? मैं 3 बातें रिपीट कर दूं। एंटिटी थ्योरी 1980s में पॉल बंदा लेकर आया था। ये बिल्ट है मर्केंटलिस्ट ट्रेडिशनल ट्रेड पे, जो कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड से म्यूचुअल बेनिफिट होता है, मतलब पेरेटो ऑप्टिमम होता है। लेकिन एंटिटी ने बस एक बात चेंज कर दी कि पेरेटो ऑप्टिमम को कॉन्ट्रास्ट कर दिया। मतलब ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं हर बार ऐसा हो, कई बार ट्रेड में किसी पार्टी को हार्म भी हो सकता है, किसी पार्टी को बेनिफिट भी हो सकता है, म्यूचुअल बेनिफिट ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, इसने इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल ट्रेड में इंट्रोड्यूस करा, और ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को भी फोकस करता था। ये कहता था कि जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे तो आपको ज्यादा मार्केट्स मिलेगी, डोमेस्टिक के साथ साथ बाहर की मार्केट, जिससे आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, और प्रोडक्शन ज्यादा करने से आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा, मतलब आपकी जो लॉन्ग रन में कॉस्ट है वो कम आएगी पर यूनिट। बेटा आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो प्लीज बेटा बता दीजिए। 5 थ्योरी डन होती है। पहला मर्केंटलिस्ट, दूसरा एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ मैंने अभी बताई थी हेक्स्टर ऑलिन की, जो कहता था लेबर अबेंडेंट या कैपिटल अबेंडेंट है, और फिफ्थ एंटिटी थ्योरी जो कि ये वाली थ्योरी है। अच्छा, इसमें से लास्ट एक पॉइंट और लिख लो। जहां पे एंटिटी थ्योरी दिख गया ना, बस याद रखना 2 चीजें। एंटिटी थ्योरी जहां पे दिख गया तो लिखेंगे बेटा एंटिटी थ्योरी जो होता है उसके 2 की कॉन्सेप्ट्स। मैं फिर से बता रहा हूं, जहां पे दिख गया वहां पे ये 2 कॉन्सेप्ट्स आएंगे। 2 की कॉन्सेप्ट, पहला इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका बेनिफिट मिलेगा, और दूसरा एंटिटी क्या कहती है, एक और इंपॉर्टेंट है, वो है नेटवर्क इफेक्ट। सो नेटवर्क इफेक्ट मतलब नेटवर्क इफेक्ट्स, और करके से लिख लो बेटा, इसको एक और नाम से बोलते हैं विच इज बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट सर ये क्या होता है बेटा? बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या, ये कहता है कि जब आप जैसे जर्मनी की गाड़ी इंडिया में आई, अब जब मैंने जर्मनी की गाड़ी इंडिया में चलाई, तो मेरे को देख के जो मेरा पड़ोसी होकर, अच्छा भाई ये गाड़ी आई है, अच्छा जर्मनी से आई है, क्या मस्त गाड़ी भाई, क्या मस्त एवरेज दे रही, क्या मस्त लुक है, तो वो ना ये चीज देखकर इन्फ्लुएंस में ये चीज परचेज कर लेता है। इसे बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट, कि मैंने परचेज करा, मेरी देखा देखी में मैंने दोस्त ने परचेज कर लिया, बैंड वैगन इफेक्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। इसे नेटवर्क या बैंड वैगन, तो क्या कह रहा है, एंटिटी ने 2 की कॉन्सेप्ट दी है। पहला, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा, मतलब आपकी कॉस्ट कम होगी क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, और दूसरा आपको इंटरनेशनल ट्रेड आप करोगे तो आपको नेटवर्क इफेक्ट मिलेगा। जब आप कहीं बाहर का प्रोडक्ट ला रहे हो, तो जब आप यहाँ यूज करोगे तो आपसे इन्फ्लुएंस होंगे बाकी लोग भी वो प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो बस ये 2 चीजें ध्यान रखिए, एंटिटी इज द ऑप्शन, एंटिटी के ये 2 की पॉइंट्स है। इसी के साथ बेटा एंटिटी होती है खत्म। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा आज की क्लास में प्लीज बता दीजिए। हमारी सारी थ्योरीज होती है खत्म बेटा, 1 घंटे की डॉट क्लास हुई है, और मैंने आपको सारी थ्योरी पांचों की पांचों थ्योरी डन करा दी है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? सर डायग्राम दिखा दो थ्योरी 3 का, ये नोट कर लिया ना पहले, थ्योरी 3 का ये लो बेटा, बस। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बता दीजिएगा। एब्सोल्यूट एडवांटेज, मर्केंटलिस्ट, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, हेक्सर ओलिन और एंटिटी थ्योरी, पांचों मैंने कर लिया बेटा। आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, आपका काम हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए, अदरवाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। प्लीज बेटा एक बार चैट पे बता दीजिए सबको एकदम क्लियर है? सर CHM चैप्टर खत्म? नहीं बेटा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज में ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, अभी 1 2 3 चीजें और बची है, 2 चीजें और बनाऊंगा। एक इसमें बचा हुआ है ट्रेड बैरियर्स, इसके बाद वाला वो पढ़ाऊंगा, और उसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा बस, ठीक है। मेरा टारगेट है 9 10 से पहले पहले खत्म करवाना है, और 9 के बाद 9 तक खत्म करा के, आज कितनी, आज 4 है ना, 5 से कहा 9 तक खत्म कराना है, और 9 के बाद 10 से हम बढ़िया तरीके से रिविजन, इको की रिविजन कब स्टार्ट होगी? 9 के बाद। जैसे आपका अकाउंट्स का डन होगा 9 को आपके अकाउंट्स के, उसके बाद हम जो है इको की रख लेंगे, और बढ़िया से एकदम सारे चैप्टर एकदम फटाफट माइक्रो पूरी करेंगे। और इधर मैं आपको नेशनल इनकम फॉर श्योर कराऊंगा, मैं आपको इधर की साइड इंडियन इकोनॉमी फॉर श्योर कराऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा पब्लिक फाइनेंस भी करा दूं। मनी मार्केट फॉरेक्स सेशन हमने अभी अभी करा है, तो आप वो देख लीजिएगा खुद से। बाकी मैं नेशनल इनकम इंडियन इकोनॉमी तो गारंटी कराऊंगा। हाँ, पब्लिक फाइनेंस में कोशिश करूंगा, क्योंकि एट द एंड वो चैप्टर रीड करने लायक ही है, ठीक है। कोई दिक्कत होगी, ज्यादा बच्चे बोलेंगे तो मैं करवा दूंगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप बोलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, और माँ बाप का नाम रोशन करिए। जय माता दी, बाय बाय।